नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस मौके पर हमने सोचा क्यों नहीं आपको उस घटना की कहानी सुनाई जाए जिसके लिए डॉक्टर सिंह के विरोधी और उनका समर्थक समान रूप से उन्हें हीरो मानते हैं, आर्थिक उदारीकरण। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया ये फानी में साल 1991 आया और गुजरा, लेकिन अपनी छाप छोड़कर गया। सोवियत संघ की दहलीज पर साम्यवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वही अमेरिका ने स्वाहा बोलते हुए तेल के कुओं में एक और आहुति देते हुए इराक पर हमला कर दिया था। यह दुनिया का पहला युद्ध था जिसमें युद्ध स्थल से सीधा लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों में लगे कैमरों से आने वाले फुटेज के चलते लोग इससे वीडियो गेम वॉर भी कहने लगे थे, लेकिन इस वीडियो गेम में खेलने वालों से ज्यादा नुकसान देखने वालों का हो रहा था, क्योंकि तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगे थे। अपने यहाँ यानी भारत में पहले ही फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत चल रही थी। तेल के दाम बढ़ गए तो अर्थव्यवस्था की कमर टूटने लगी। डॉलर की कमी के चलते संभव था कि हम अगली कर्ज की किस्त पर डिफॉल्ट कर जाते, चुका नहीं पाते। स्वामी सुब्रमण्यम तब चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री हुआ करते थे। वो बताते हैं कि जिन दिनों सरकार इस समस्या का हल ढूंढ रही थी, एक अमेरिकी राजदूत उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने इराक युद्ध के लिए भारत से मदद मांगी। खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विमान फिलीपीन से उड़ान भर रहे थे। इराक पहुंचने से पहले उन्हें एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में अमेरिकी राजदूत चाहते थे कि भारत अपनी जमीन प्लेन उतारने के लिए दे। इस काम के लिए अमेरिका 3 गुना कीमत देने को तैयार था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इतने में तैयार नहीं थे। उन्होंने राजदूत को बताया कि उन्हें तुरंत $2 बिलियन की जरूरत है। अमेरिका तब IMF में 87% वोटिंग राइट्स रखता था, लगभग पूरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर अमेरिका भारत को 2 बिलियन का लोन दिला दे तो उन्हें विमान उतारने के लिए जमीन मिल जाएगी। अब ये लोन तो मिल गया, लेकिन सरकार की दिक्कत खत्म नहीं हुई। फरवरी में बजट पेश होना था। इधर कांग्रेस, जो सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, उसने एक पूर्ण बजट का समर्थन करने से मना कर दिया। लिहाजा वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को एक अंतरिम बजट पेश करना पड़ा। नतीजा हुआ कि भारत की बॉन्ड रेटिंग और गिर गई, यानी भारत के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेना और मुश्किल हो गया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी आगे और मदद देने से इनकार किया। उनकी शर्त थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में नीतिगत बदलाव लाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था। पैसे की इतनी किल्लत थी कि सरकार को वो कदम उठाने ही पड़े जो भारत में मध्यम वर्ग का कोई भी परिवार ऐसी स्थिति में उठाता है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने उस रोज एक टिप मिलने पर एयरपोर्ट का दौरा किया। वो वहां गए। उन्होंने वहां देखा कि एक जहाज पर लोडिंग हो रही थी और पास में RBI की काफी सारी वैन्स खड़ी थी। सिक्योरिटी भी बहुत थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। जब अंदर की बात निकली तो पता चला कि भारत सरकार सोना गिरवी रखने के लिए बाहर भेज रही थी। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की इन दिक्कतों के बीच पॉलिटिक्स के खेल बदस्तूर जारी थे। उस साल मार्च महीने में एक घटना हुई। हरियाणा के 2 पुलिस वाले राजीव गांधी के घर के बाहर चाय पीते पकड़े गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जासूसी कर रही है और उन्होंने सदन में अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। नए चुनाव कराए गए। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और नेपथ्य में चल रहा एक राजनेता अचानक प्रधानमंत्री बना, नरसिम्हा राव की आत्मकथा लिखने वाले विनय सीतापति बताते हैं कि राव के राजनीतिक करियर को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो उदारीकरण जैसा कुछ बड़ा सोच सकते हैं। उन्हें समाजवादी चिंतन से अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन जल्दी समाजवादी चिंतन पर कागज का एक कतरा हावी होने वाला था। 21 जून शपथ से 2 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने राव को एक नोट दिया। जयराम रमेश अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी में लिखते हैं कि नोट को देखकर राव के माथे पर बल पड़ने लगे। उन्होंने नोट देखते ही पूछा, क्या हालत इतनी खराब है? तब कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं सर, इससे भी ज्यादा खराब है। राव ने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना और उन्हें इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी दी। जुलाई महीने से आर्थिक सुधारों के लिए पहले ठोस कदम की शुरुआत हुई। 3 जुलाई की दरमियानी रात 7 रेस कोर्स रोड, अब लोक कल्याण हो गया है जो, वहां स्थित बंगले में राव बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री की नींद उड़ा रखी थी रुपए ने। क्यों? आर्थिक सुधारों के तहत मुद्रा का अवमूल्यन होना था। 1 जुलाई को रुपए की कीमत 7% तक कम कर दी गई एक बार में, यानी डॉलर के मुकाबले अब रुपया 7% कमजोर हो गया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, अभी तो रुपए को और जलील होना था। 3 जुलाई को रुपया और 11% गिराया जाना था। उसी सुबह यानी 3 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास से एक कॉल गया वित्त मंत्री के पास। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा कि 11% अवमूल्यन को अभी के लिए टाल दो।
9:30 बजे सिंह ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को कॉल करके ये बात बताई, लेकिन तब तक चिड़िया दाना चुग चुकी थी। 2 दिन में रुपए का मूल्य 18% गिरा। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि उस रोज प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने रुपए के अवमूल्यन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन राव ने इस्तीफा अस्वीकार किया। इसके बाद अगला चरण था उस साल का बजट। राव की बायोग्राफी द मैन हु रीमेड इंडिया में विनय सीतापति बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने बजट का जो पहला ड्राफ्ट बनाया था वो समाजवादी टिल्ट का था, उसके सरीखा था। प्रधानमंत्री ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा, थोड़ी उदासी, थोड़े गुस्से और थोड़े अफसोस के साथ मनमोहन सिंह से पूछा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए ही चुना था? मनमोहन सिंह दूसरा ड्राफ्ट तैयार करने में लगे। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी। सिंह ने तमाम मंत्रालयों के सचिवों की मीटिंग बुलाई और अगले 5 साल के वित्तीय कार्यक्रम की रूपरेखा सामने रखी। 6 हफ्तों के भीतर उद्योग पॉलिसी में आमूल चूल बदलाव लाना था। डॉक्टर सिंह को मालूम था कि मीटिंग में मौजूद सभी लोग ऐसे बदलावों से सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का पूर्ण मैंडेट प्राप्त है, इसलिए अगर आप में से किसी को बदलाव से दिक्कत है तो हम आपके लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। 24 जुलाई के रोज डॉक्टर सिंह ने बजट पेश किया। 18,650 शब्दों का यह भाषण आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इस भाषण में मनमोहन सिंह कहते हैं, किसी विचार का सही समय आ जाए तो फिर उससे कोई ताकत रोक नहीं सकती। बजट भाषण के कुछ मुख्य बिंदु ये थे। आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% किया गया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% किया गया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान रखा गया। बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई। इस बजट को भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट माना जाता है, लेकिन तब भविष्य देखने की ताकत किसी में नहीं थी। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री इन सुधारों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। मनमोहन सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की तो राव ने मजाकिया लहजे में उनसे कहा, अगर सब ठीक रहा तो हम इसका क्रेडिट मिलकर लेंगे, लेकिन अगर चीजें सही नहीं हुई तो मैं सारा ठीकरा फोड़ूंगा तुम्हारे सर पे। इसके अलावा विपक्ष ने भी संसद में खूब बवाल मचाया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी और अंततः देश गुलाम हो गया था। इस पर प्रधानमंत्री राव ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, चंद्रशेखर जी, मैंने तो आपके आदमी यानी कि मनमोहन सिंह को ही वित्त मंत्री बनाया है, फिर आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? इस पर चंद्रशेखर ने नरसिम्हा राव को तब जवाब दिया था, राव जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस चाकू को हम सब्जी काटने के लिए लाए थे उससे आप हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं जो तब आई थी कालांतर में गलत साबित हुई। अर्थव्यवस्था के लिए अपनाई गई उदारीकरण की नीति सफल रही। गिरवी रखा गया देश का सोना साल के अंत तक वापस भी खरीदा गया। आंकड़ों की ज़बानी देखें तो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था $266 बिलियन थी और अगले 30 सालों में 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने लगी। उदारीकरण ने भारत के इतिहास को 2 चरणों में बांटा, 1991 से पहले और बाद में। अर्थशास्त्री उदारीकरण को लेकर अलग अलग विश्लेषण देते ही हैं, लेकिन इस पर्दे को क्रॉस करने वाले किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो आपको 4 चीजें गिनाएगा। पहली चीज, केबल टीवी। दूरदर्शन पर चित्रहार का इंतजार करने वाले आदमी अब जी टीवी पर सारेगामापा देख सकते थे। दूसरी चीज, फोन, जो धीरे धीरे आम उपयोग की चीज बन गया, पहले सिफारिश होती थी। तीसरी चीज, सरकारी बैंकों की लाइन में आई कमी, प्राइवेट बैंक्स खुले। और चौथी चीज, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस की आमद से आम आदमी का प्लेन में उड़ने का सपना साकार हो पाया। लेकिन उदारीकरण से जो असली उड़ान मिली वो थी आम आदमी के सपनों को। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि बजट ने बाकी सभी चीजों से इतर सबसे बड़ा काम ये किया था कि उसने लोगों के मन को आजाद किया। ये था आज का तारीख। चलते चलते एक सूचना और देते हुए जाते हैं। इतिहास की कहानियों में रुचि रखते हैं तो एक किताब के बारे में जानिए, डॉक्टर BR आम्बेडकर। ये ऑडियो बुक यानी कि बोलती किताब आपको मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर। साथ ही कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 500 लोगों में होते हैं तो 50% की छूट मिल जाएगी, बशर्ते आप डालें एक छोटा सा कोड LT50। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था इसे हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप।